Hello everyone. Welcome to 10th part of Mechanical Properties of Fluids. Today we shall study about Stokes law and terminal velocity. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में विस्कोसिटी ये फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड का फ्रिक्शन। फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं उस लेयर्स में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ पे हम पानी कंसीडर करते हैं, ये वाटर लेयर्स है और ये वाटर के ऊपर एक सपोज ये बोट ट्रेवल कर रही है इन दिस डायरेक्शन। अब बोट है ये सॉलिड है और पानी जो है ये लिक्विड है। बोट इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब क्या कि सॉलिड इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और ये सॉलिड का नीचे वाला हिस्सा मतलब बोट के नीचे वाला हिस्सा और ये लेयर का यानी वाटर के ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। और इन दोनों के बीच के कांटेक्ट की वजह से हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स ये रिलेटिव वेलोसिटी को हमेशा अपोज करती है। तो इस डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट होगा जो ये बोट के मोशन को अपोज करेगा। और ये जो विस्कस फोर्स है इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था, F इज इक्वल टू A इंटू ईटा इंटू dV अपॉन dx। लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड फिगर है, ये थर्ड फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि सॉलिड जो है ये ना कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर है बट इट इज थरोली इनसाइड द लिक्विड। दिस सॉलिड इज मूविंग थ्रू द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से वो मूव कर रहा है। जैसे हम स्विमिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, पूरे लिक्विड के अंदर जाते हैं, तो उसी तरह से दिस सॉलिड इज मूविंग थरोली थ्रू द फ्लूइड। इस केस में ये सॉलिड के ऊपर कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा यही हमें स्टोक्स लॉ बताता है। 1845 में सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, जिनका पीरियड है 1819 टू 1903, इन्होंने ये लॉ दिया था। और ये लॉ हमें बताता है कि ये जो विस्कस फोर्स है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो यहाँ पे बॉडी है ये बॉडी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो हम डिराइव करेंगे फोर्स विस्कस फोर्स वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्फेरिकल बॉडीज के लिए। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि viscous force acting on a small sphere falling through the viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, यानी जो स्फीयर जा रहा है लिक्विड के थ्रू उसके रेडियस को प्रोपोर्शनल है। उसके बाद में इट्स वेलोसिटी भी थ्रू द फ्लूइड, वो कितने वेलोसिटी से फ्लूइड से जा रहा है उस वेलोसिटी के ऊपर। और तीसरी बात, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये तीन फैक्टर के ऊपर ये विस्कस फोर्स हमेशा डिपेंड रहता है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे 6 पाई ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और हमें FV इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV ये एक्सप्रेशन मिलता है विस्कस फोर्स के लिए एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द विस्कस मीडियम। अब ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स जिसका रिलेशन है ईटा आर और वेलोसिटी, इन तीनों के साथ में, तो ये जो डेरिवेशन है या ये जो फॉर्मूला है FV इज इक्वल टू 6 पाई NRV, यानी हमें पता चला था कि ये ईटा के ऊपर आर के ऊपर और V के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन इनकी पावर्स मतलब ये स्क्वायर पे है या क्यूब पे है या सिर्फ वेलोसिटी पे है, फर्स्ट पावर पे है, ये सब हम डायमेंशनल एनालिसिस
का यूज करके डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेके ये हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पहले ही चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था और उसमें जो एप्लीकेशंस थे उनमें से जो एक एप्लीकेशन था टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, वो एप्लीकेशन हम यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट into n to the power a, r to the power b and v to the power c। ये हमारी पहली स्टेप थी डायमेंशनल एनालिसिस में, जब हम रिलेशन डिराइव करते हैं तब। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज है हर एक के डायमेंशंस हम पुट करेंगे। फोर्स का डायमेंशन आपको हमेशा पता होना चाहिए, आपके ऑन द टिप ऑफ योर टंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले है डायमेंशंस के ये हमें बार बार इनका काम पड़ता है। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m1 l1 t-2। उसके बाद में कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं होते हैं, इसलिए हमने कांस्टेंट वैसे के वैसा ही लिखा। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशन आपको बार बार पूछा जाएगा। ये भी आप डायमेंशन हमेशा ध्यान में रखिए कि ईटा का डायमेंशन है m1 l-1 t-1 रेज़ टू द पावर a। उसके बाद r क्या है, रेडियस है, मतलब l टू द पावर 1 और ये b, और वेलोसिटी है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं l1 t-1 रेज़ टू द पावर c। उसके बाद में ये हम अंदर ले लेते हैं, तो सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा m1 l1 t-2 और ये k वैसे के वैसा, और ये सभी ml t के पावर्स हम ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा m टू द पावर a l टू द पावर -a प्लस b प्लस c एंड t टू द पावर -a -c। अब हम क्या करेंगे कि ml t के कोएफिशिएंट्स इसके साथ में हम इक्वेट करेंगे, पावर्स इनके साथ हम इक्वेट करेंगे। तो m का पावर 1 है और यहाँ पे m का पावर a है, इसलिए हमने a इज इक्वल टू 1 लिखा। फिर -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे लिखा। फिर -a - c इज इक्वल टू -2, और सॉल्व करने के बाद में पहले स्टेप से तो हमें a इज इक्वल टू 1 मिल गया। इस स्टेप से a इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में हमें c इज इक्वल टू 1 मिला, और इस एक्सप्रेशन में c और a की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें b की वैल्यू b इज इक्वल टू 1 ये मिली, और ये a b c ये तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिला fv इज इक्वल टू 6 pi n r v। अब ये जो k की वैल्यू है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे परफॉर्म किए गए और उस एक्सपेरिमेंट से फिर पता चला कि k की वैल्यू ये 6 पाई है, और उसके बाद में ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है विस्कस फोर्स का ये पूरा हुआ, और फाइनली इट केम एज fv is equal to 6 pi nrv। एक सिंपल एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकते हैं। A steel ball with radius 0.3 millimeter is falling with a velocity of 2 meter per second at a time t through a tube filled with glycerin, having coefficient of viscosity as 0.833 Newton second per meter square. Determine viscous force acting on the steel ball at that time। आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ के जो सॉल्यूशन में जो गिवन दिया है वो गिवन सबसे पहले लिख लेना है। 0.3 मिलीमीटर, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है
कि ये जो यूनिट्स है ये सभी यूनिट्स एक ही सिस्टम में होना चाहिए, SI सिस्टम में। तो यहाँ पे ये मिलीमीटर में दिया है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन मीटर्स। उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकेंड और ईटा की वैल्यू दी है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है। अभी ही हमने विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है, Fv = 6 पाई n ईटा Rv। Fv = 6 पाई ईटा Rv। सभी वैल्यूज दिए हैं, वैल्यूज हम पुट करेंगे एंड फाइनली आवर आंसर केम एज 9.422 × 10⁻³ न्यूटन। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद में रखना है एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। इसके लिए हम यहाँ पे लिक्विड कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये लिक्विड है पूरा और ये लिक्विड में हमने एक सॉलिड स्फेरिकल सॉलिड ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। अब इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो विस्कस फोर्स भी 0 होगा। 6 पाई ईटा Rv ये एक्सप्रेशन से विस्कस फोर्स 0 होगा, लेकिन जैसे ही ये लिक्विड के अंदर जाएगा तो ये पोजीशन में इसके ऊपर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा m × g, जिसे हम Fg करके भी लिख सकते हैं। और यही पोजीशन में अब इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पोजीशन में इसके ऊपर Fv ये विस्कस फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और विस्कस फोर्स के साथ साथ और एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। ये सब हम 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं ये सभी फोर्सेस। तो इस पोजीशन पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से ये Fv ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये भी अपथ्रस्ट का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब ये नीचे नीचे जाएगा। हमने ये सॉलिड लिक्विड के अंदर डाला है तो यहाँ पे इसे कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट होगी और उसकी वजह से इसका विस्कस फोर्स क्या हुआ है, बढ़ रहा है। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है और उसकी वजह से विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशन ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये नीचे नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ तक ये जो Fg है यानी स्फेयर का जो वेट है ये वेट ग्रेटर है देन Fu प्लस Fv, क्योंकि Fu और Fv ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, ये अपर डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। और ये स्फीयर है, ये स्फीयर हमने पानी के अंदर डाला है तो ये नीचे नीचे आ रहा है और नीचे नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये पोजीशन में अगर यहाँ पे आता है तो ये भी पोजीशन में ये Fg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये भी पोजीशन में दो फोर्सेस अपर डायरेक्शन में होंगे, एक होगा Fv और एक होगा Fu। लेकिन ये पोजीशन तक ये जो Fg है यानी विस्कस फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन है वो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो कम कम हो रहा है। नेट एक्सेलरेशन कम कम हो रहा है। और ये लिक्विड में थर्ड पोजीशन में जब यहाँ पे ये स्फीयर आ जाएगा, अभी सपोज ये यहाँ पे आ गया है फिर से, तो ये पोजीशन में अब क्या होगा, इसका जो ये वेट है यानी ये जो Fg फोर्स है, ये पोजीशन तक क्या था कि Fg was greater than Fu plus Fv। लेकिन ये थर्ड पोजीशन जिसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हैं, ये पोजीशन में
एफ जी ये अब इक्वल आएगा, इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी। और ये पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन में कब, जब एफ जी विल बी इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा और बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे बॉडी नीचे नीचे आ रही है उसका एक्सेलरेशन कम कम होगा, और ये तीसरे पोजीशन पे अभी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और उसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक आते वक्त जो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी, ये पोजीशन पे वो वेलोसिटी अब वो ही वैल्यू पे टिकी रहेगी, यानी वहां से वो कांस्टेंट हो जाएगी। और ये सॉलिड तो नीचे मूव करेगा, लेकिन ये पोजीशन के बाद में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी। दिस सॉलिड विल कीप फॉलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड। तो ये जो कंडीशन है, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया है आपको? हमने क्या किया, ये लिक्विड में एक सॉलिड ड्रॉप किया, इनिशियली उसके ऊपर कोई भी विस्कस फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी v होगी। फिर जैसे ही ये लिक्विड के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स और अप थ्रस्ट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट होगा, और उसके बाद में उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये अंदर अंदर आ रहा है, इससे वेलोसिटी इम्पार्ट हो रही है। तो सेकंड केस में इसका विस्कस फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जो नेट है इसका एक्सेलरेशन वो स्टिल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये पोजीशन पे, यहाँ पे ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते फिर से वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, लेकिन तब तक कंडीशन कौन सी है कि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ यू प्लस एफ वी। लेकिन ये जो पोजीशन है जिसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हैं, ये पोजीशन पे अब ये जो वेट है, ये वेट इक्वल हो जाएगा एफ यू प्लस एफ वी इसके साथ, और यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी। और इसके बाद ये बॉडी जब नीचे नीचे आएगी तब यहाँ से उसकी कोई भी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से दिस बॉडी will keep falling with the constant speed। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अब ये कितनी है, इसके लिए हमें अभी एक्सप्रेशन डिराइव करना है। और ये जो पूरा हमारा डिस्कशन था, ये डिस्कशन सिर्फ एप्लीकेबल किससे है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ कंसिडरेशंस किए हैं कि जो स्फीयर है जो हमने पानी के अंदर डिप किया है, डाला है, ड्रॉप किया है, उसकी रेडियस r है, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी रो है और उसका मास स्मॉल m है। उसके बाद में जो मीडियम है, मतलब यहाँ पे ये जो वाटर का मीडियम है, उसकी डेंसिटी सिग्मा है यहाँ पे, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। जब ये स्फीयर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा मतलब क्या, तीसरी वाली कंडीशन जो मैंने अभी प्रीवियसली बताई आपको, तो वहां पे क्या होगा, उसका टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो हमने लिखा था एफ जी, वो बैलेंस हो जाएगा टोटल अपवर्ड फोर्स के साथ में, यानी एफ वी प्लस एफ यू।
टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, इसलिए ये वेट ऑफ द स्फीयर m इंटू g, और यहाँ पे विस्कस फोर्स इज इक्वल टू बायोन ड्यू टू द मीडियम, या इसे हम दूसरा भी नाम देते हैं जिसे हम अब थ्रस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मास और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें डेंसिटी, मास और वॉल्यूम ये तीनों में का रिलेशन पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे हमने डेंसिटी रो कंसिडर की है और इसका वॉल्यूम है ये स्फीयर होने की वजह से 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वजह से ये मास की जगह पे हमने कंसिडर किया 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। सिमिलरली ये विस्कस फोर्स अभी हमने डिराइव किया था 6 पाई ईटा आर वी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। यहाँ पे मीडियम हमारा वाटर है, उसकी डेंसिटी हमने सिग्मा ली थी, तो वहां पे m की जगह पे हमने फिर से वैसे ही लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। इसके बाद में हमारा पर्पस क्या है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी v के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे हमें v दिखाई दे रहा है, तो हम ये पूरा फॉर्मूला v के टर्म में मॉडिफाई करेंगे, इसलिए हम 6 पाई ईटा आर v इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 4/3 पाई आर क्यूब रो g माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा g। अब 4/3 भी कॉमन है, पाई आर क्यूब जी भी कॉमन है, यहाँ से रो माइनस सिग्मा हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा इंटू 1/6 पाई ईटा आर, क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली हमें v मिल जाता है, ये कैंसिल आउट करने के बाद में 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू डिवाइडेड बाय ईटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमें देता है टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है तो सेम एक्सप्रेशन हम ईटा के फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ईटा यहाँ पे लेके आओ, v यहाँ पे लेके आओ, तो इट विल बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट रेन ड्रॉप के लिए भी अप्लीकेबल है, और इसकी वजह से ही जो पानी की बूंदे हैं उनके ऊपर ग्रेविटी तो लगती है, और वो जैसे जैसे हमारे तरफ आती है तो उनकी वेलोसिटी या उनका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड से हर एक सेकेंड में बढ़ना चाहिए। तो वो बारिश की बूंदे हमारे तक आते आते उनका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा होगा कि वो हमसे टकराएगी तो हम मर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो यही टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि रेन ड्रॉप्स ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही गिरते हैं, यानी कुछ हाइट तक आने के बाद में उनकी वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पे उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और वही वेलोसिटी से वो फिर ट्रैवल करने लगते हैं। यही फॉर्मूला के ऊपर एक एग्जांपल है, a spherical drop of oil falls at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air. Calculate the radius of the drop, the density of the oil given है यहाँ पे 0.9 gram per centimeter cube and density of air is given as 1 gram per centimeter cube. And the coefficient of viscosity of air is given as 1.8 into 10 to the power minus 4 poise. तो यहाँ पे आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो जो गिवन दिया है वो गिवन हम पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। फिर फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू 2/9। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करनी है,
तो हम v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ईटा के फॉर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला हम रेडियस के फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे। तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 ईटा v डिवाइडेड बाय ट्वाइस g रो माइनस सिग्मा। अब सभी वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, वो हम पुट करने के बाद में फाइनली हमारी रेडियस आ गई 0.574 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी विथ व्हिच an object can move as fluid is always less than or equal to the terminal velocity in that fluid for that object। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी से कम या उसके इक्वल हो सकती है जब वो फ्लूइड से मूव करता है। I hope you have understood this Stokes theorem and terminal velocity. Thank you very much for watching.